हेलो बच्चों, मैं रजत कुमार। आज आपको क्लास 11th का मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है आपका समुच्चय। समुच्चय में आपको स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको समुच्चय के बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं, छोटी से लेके बड़ी तक की सब चीज़ें पहले आपको आज मैं बेसिक पूरा पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। ठीक है। देखिए समुच्चय, समुच्चय, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। सबसे पहले समुच्चय का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है। देखिए समुच्चय, अगर इसको आप देखेंगे तो हम बोल सकते हैं समूह। क्या बोल सकते हैं? समूह। समुच्चय का अगर हम अर्थ निकाल रहे हैं तो समूह मतलब समूह का चयन करना, या ये कह सकते हैं जैसे समूह है, किसी समूह में मान लो जैसे हमने एक ले लिया कोई एग्जांपल के तौर पर बैल। तो कैसे बैल है? बहुत सारे बैल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सब बैल है, ये बहुत सारे बैल हैं। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे है समूह का जहां पर बोध होगा वो समुच्चय कहलाएगा। मतलब कोई भी वस्तु है उसका सुपरिभाषित संग्रह है अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समुच्चय। अब दूसरी बात, इसका समुच्चय सिद्धांत किसने दिया है पहले इसको जान लेते हैं। समुच्चय सिद्धांत जॉर्ज कैटल। ठीक है। जो समुच्चय का सिद्धांत है वो किसने दिया है? जॉर्ज कैटल ने दिया है। ठीक है। परिभाषा क्या बन जाएगी? देखिए इसकी हम हो जाएगी, वस्तुओं को सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय। जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया, मान कह दिया सप्ताह। तो आपको पता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कहां से लेके कहां तक? सोमवार से लेके रविवार तक होते हैं ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। तो 7 दिन होते हैं सप्ताह में। ठीक है। तो उसी चीज को बोला गया है, फिर से देख लीजिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, कुछ भी है आपका, ठीक है, तो वहां पे उसको जो सुपरिभाषित तरीके से अगर वो प्रदर्शित किया जा रहा है तो वो समुच्चय कहलाएगा। अगर इंग्लिश में जैसे आपको बोलते हैं समुच्चय को सेट का अगर अर्थ निकालते हैं तो देखिए जैसे आप लोग जो है मार्केट में जाते हैं, जैसे आप गिलास लेते हैं तो गिलास 1 पीस 2 पीस नहीं, आपको एक सेट मिलता है ना। गिलास का एक सेट मिलता है, 6 पीस का सेट होता है, 12 पीस का सेट होता है। इस तरीके से गिलास हो गया, चम्मच हो गया, ये सब सेट मिलते हैं आपको एक बना हुआ। ठीक है। अब उसके बाद समुच्चय और उनका निरूपण देख लेते हैं। समुच्चय और उनका निरूपण। ठीक है। देखिए हम इसको 2 भागों में बांट दे रहे हैं। एक दैनिक जीवन में संग्रह, दूसरा गणित में संग्रह। ठीक है। दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जहां पर समुच्चय का प्रयोग किया जाता है। गणित में तो होता ही है। दैनिक जीवन में जैसे एग्जांपल देख लेते हैं 2-3, क्या क्या होते हैं।
जैसे ताश की गड्डी, ताश की गड्डी। अगर ताश की गड्डी की बात किया जाए तो ताश की गड्डी कितने होते हैं, 52 होते हैं। 52 के अलावा उसमें एक और अलग से नहीं आ जाएगा कि 53 हो गया 54, अगर 52 है तो 52 ही होंगे। व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों की भीड़, ठीक है। फिर क्रिकेट टीम, आप सभी को पता है क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर कोई भी मैच खेल रहा है तो वहां पर 11 खिलाड़ी के अलावा बार-बार खिलाड़ी नहीं आएगा, सिर्फ 11 है तो 11 ही रहेंगे, क्योंकि उसमें टीम जो है 11 की ही बनी हुई है, ठीक है ना। अब आते हैं गणित में, जैसे कैसे किस तरीके के संग्रह होते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे प्रकृत संख्याओं का संग्रह, प्रकृत संख्याओं का संग्रह, आप सभी को पता है प्रकृत संख्या 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है ना। अभाज्य संख्याओं का संग्रह, आप सभी को पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है ना। तो उसकी संख्याओं का संग्रह हो गया। अब जैसे कह दिया जाए 10 से कम विषम संख्याओं का संग्रह, ठीक है ना। प्रकृत संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, 10 से कम विषम संख्याओं का, 10 से कम में जो भी विषम संख्याएं आएंगी उनके संग्रह की बात किया गया है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें और भी कह सकते हैं, जैसे और भी एग्जांपल आपका लेना चाहे तो आप जैसे कह सकते हैं भारत की नदियां, ठीक है ना। भारत में जितनी भी नदियां हैं उनके नाम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और कह दिया जाए जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, ठीक है। क्या होता है, A-E-I-O-U, ठीक है ना। तो आपने समुच्चय के बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं किस तरीके के होते हैं। अभी कौन सा समुच्चय होता है कौन सा समुच्चय नहीं होता उसकी बात हम आगे करेंगे, भी आपको बताएंगे कि हम किस चीज को कहेंगे कि ये समुच्चय है ये और ये समुच्चय नहीं है। एक चीज जान ही लीजिए, देखिए समुच्चय में जिन वस्तुओं का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं वो एक सुपरिभाषित तरीके से होगा तो वो समुच्चय कहलाएगा। जैसे सप्ताह, आपको अभी हमने एग्जाम्पल में बताया था, क्या सप्ताह, ये आपका सप्ताह में आपको पता है 7 दिन होते हैं, इसके अलावा 8वां दिन नहीं होता है। आप जानते हैं वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 13वां महीना नहीं होता है। ये सब एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो ये सब समुच्चय हैं। अगर सुपरिभाषित संग्रह ना होता तो हमारा समुच्चय नहीं होता, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसके। अब थोड़ा सा समुच्चय में हम संकेत जान लेते हैं कि कौन कौन से संकेत को क्या बोलते हैं, जैसे n है, q है, z है, ये सबको क्या बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। संकेत, ठीक है। पहला जैसे n, प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, n से अगर डिनोट किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब उसके बाद जैसे z आ गया, पूर्णांकों का समुच्चय, जो पूर्णांक संख्या होंगी उनका समुच्चय हो जाएगा, पूर्णांकों का समुच्चय।
ठीक है। अब उसके बाद जैसे आगे आपका क्यू क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जैसे आगे आपका जेड प्लस, धन पूर्णांक, धन पूर्णांकों का समुच्चय। जो धन पूर्णांक संख्याएं आएंगी उनका समुच्चय होगा जेड प्लस का मतलब। क्यू प्लस, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। आर प्लस, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बता दिए हैं। यंग से अगर आएगा तो प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है, जेड अगर लिखा हुआ है तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, क्यों लिखा है तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, जेड प्लस लिखा है तो धन पूर्णांकों का है समुच्चय, और क्यू प्लस है तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, आर प्लस है तो धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। चलिए कुछ मुख्य बिंदु भी जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए मुख्य बिंदु, पहला पॉइंट देखिए, समुच्चय के लिए, समुच्चय के लिए वस्तुओं अवयव तथा सदस्यों, अवयव तथा सदस्यों का पर्यायवाची पद है, ठीक है। समुच्चय के लिए जो वस्तुएं हैं, अवयव है और सदस्य हैं वो कैसे पद होंगे, पर्यायवाची पद कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है वो देखिए, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े निरूपित करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड आदि, ठीक है। समुच्चय को जो है प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जो हमारा समुच्चय होता है उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ए से बी से सी से तरीके से एक्स वाई जेड तक लेते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आदि, ठीक है।
देखिए समुच्चय के जो अवयव होते हैं उसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। अब अवयव क्या है वो हम जान लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ए, ये हमारा समुच्चय ए, ठीक है, मझिला कोष्टक में हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा है। ये हमारा जो ए है, बी है और ये सी है, ये हमारा क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुच्चय के अवयव कहलाते हैं, ठीक। और इसको हम बोलते हैं समुच्चय। देखो ये दूसरा पॉइंट में लिखा ना, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, तो ये बड़ा अक्षर ए, इसी तरह बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं बड़े अक्षर में, ठीक है। और समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये छोटे अक्षरों से ये अवयव होते हैं, ठीक है। जो मझिले कोष्टक के अंदर लिखा होता है वो समुच्चय क्या होता है? अवयव होता है, ठीक है। अब देखिए आगे इसके, यदि चौथा पॉइंट, यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है, तो कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है, ठीक है। यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है, ए समुच्चय ए का एक अवयव है, तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है, ठीक है। अगर इसका अवयव है तो ए समुच्चय ए में है, अगर इसका अवयव नहीं है तो ए समुच्चय ए में नहीं है। और देखिए आगे क्या है, पांचवा पॉइंट, सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक का प्रयोग करते हैं। जैसे ए एप्सिलॉन ए, ठीक है। मतलब किसी भी समुच्चय को या उसके अवयव को अगर हमें प्रदर्शित करना है या सूचित करना है, तो सूचित करने के लिए हम यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, एप्सिलॉन ए, ठीक है। दूसरी बात, यदि बी समुच्चय अवयव नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? बी एप्सिलॉन, बी डज नॉट एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ मुखबिंदुएं थी, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा समुच्चय का। अब आगे चलते हैं समुच्चय के प्रकार। अब इनके देखिए जो छोटी छोटी बातें थी आपको मैंने शुरू से लेके अभी तक में बता दिया कि एक एक पॉइंट आपको कि कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके आगे चलते हैं समुच्चय के प्रकार, अब उनके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। समुच्चयों के प्रकार, ठीक है। समुच्चय के प्रकार में सबसे पहला आपका क्या है? एकल समुच्चय। पहला है एकल समुच्चय, ठीक है। अब एकल समुच्चय के बारे में जान लेते हैं, एकल समुच्चय होता क्या है, ठीक है ना। जिसमें एक अवयव हो, जिसमें एक ही अवयव हो या एक अवयव हो
एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, एकल समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो, जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे आपका देखिए ये मझली कोष्टक के अंदर 2 लिखा है, एक ही है, मझली कोष्टक के अंदर a लिखा है, एक ही है। ठीक है, तो ये आपका एकल समुच्चय। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी दे देता है, जैसे मान लीजिए 2, 2, 2, और से पूछ लिया यह एकल समुच्चय है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अगर मझले कोष्टक के अंदर एक ही अवयव कई बार रिपीट हुआ हो, कई बार आया हो, तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे ये हमारा एकल समुच्चय है। ठीक है ना, क्लियर हो रही है ना बात। अगर मझले कोष्टक के अंदर जो है अवयव एक ही अवयव कई बार लिखा हो, उसके अलावा और कोई अवयव ना हो, तो उसको हम मझले कोष्टक के अंदर एक बार लिख सकते हैं। जैसे ये आपका, ठीक है, तो ये आपका एकल समुच्चय कहलाएगा। ये नहीं कि आपका 3 बार लिखा, 4 बार लिखा, 5 बार लिखा है तो एकल समुच्चय नहीं। अगर एक ही अक्षर है, जैसे 2 है, 2 कई बार आया है, तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं, तो एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, इसी में अगर 2 कॉमा लगा के 3 लिखा होता तो 2 अवयव हो गए, एक 2 है, एक 3 है, तब वो आपका एकल समुच्चय नहीं कहलाता। क्लियर हो रही ना बात। ठीक है, चलिए आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या है? जिसको गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे सप्ताह, आप गिन सकते हैं सप्ताह को। क्यों? क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो हम गिन सकते हैं ये सप्ताह। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, कामा डाइटस करके 30। तो ये आपका कैसे हैं? ऐसे अवयव हैं जिसमें संख्या सीमित है। ये ऐसे अवयव है, सम संख्या का है अवयव कि इसमें संख्या जो है सीमित संख्या है। ठीक है, 2, 4, 6, फिर 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, इस तरीके से 30 तक हम गिन सकते हैं इनको, इसमें सीमित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसे मिल जाए आपको, मान लो 1, 2, 3, 4, डैश डैश करके छोड़ दिया जाए या इनफाइनाइट लिख दिया जाए, तो आपको इसमें पता नहीं है कितने अवयव हैं। इसमें आपको पता नहीं, आप यहां से लेके गिनती 4 तक की है, उसके बाद डैश डैश करके इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट में आज तक हमें पता ही नहीं चला कि कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका परिमित समुच्चय नहीं है। परिमित समुच्चय नहीं है। ठीक है ना, ये आपका परिमित समुच्चय नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित या अनंत समुच्चय। कहीं कहीं पे इसको अपरिमित बोला जाता है और कहीं कहीं पे इसको अनंत भी बोला जाता है। परिमित समुच्चय में तो हमने बताया था जिसको गिना जा सके वो आपकी परिमित समुच्चय कहलाती है। अपरिमित समुच्चय में या अनंत समुच्चय में क्या हो जाएगा? जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना ना जा सके। ठीक है, देखेंगे क्या है, जिसको गिना ना जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं।
ठीक है, जिसको गिना ना जा सके वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 3 डेल्टा इधर और डेल्टा सभी पूर्णांकों का समूह कह दिया जाए, सभी पूर्णांकों के समूह, तो सभी पूर्णांकों का समूह में अगर देखेंगे तो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होती है सभी पूर्णांक संख्या। तो उसमें आपका हम ये नहीं जानते हैं कि -इन्फिनिटी में कौन सी संख्या लास्ट होती है और +इन्फिनिटी में कौन सी संख्या लास्ट होती है। मतलब कहने का सेंस यहाँ पे है कि हम गिन नहीं सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए समान समुच्चय, ये तीसरा था, ये चौथा। समान समुच्चय, इक्वल सेट। समान समुच्चय में क्या हो जाएंगे, जिसके अवयव समान हो, क्या हो, जिसके अवयव समान उसे समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लें कैसे, जैसे किस टाइप के होंगे जिसको हम समान समुच्चय कहेंगे ना। देखिए, जैसे मान लीजिए एक समुच्चय दिया है A 1, 2, 3, ये अवयव है। दूसरा दिया है B, उसमें दिया है 2, 1, अब इसमें अगर ध्यान देंगे तो 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। दोनों में आपकी जो अवयव A में दिया है वही अवयव B में दिया है, तो दोनों में समान दिख रहा है। इससे ये नहीं मतलब, इससे नहीं मतलब होता है कि ये सीरियल से लिखा है, ये आगे पीछे लिखा है, उससे नहीं मतलब है। आपका जो अवयव A में हो वही अवयव B में हो, चाहे वो आगे पीछे करके लिखा हो चाहे सीरियल में करके लिखा हो, लेकिन होना चाहिए दोनों का अवयव समान। जैसे इसमें 1 2 3 है, इसमें भी है 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय होगा, समान समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा ना। जिस समुच्चय के अवयव दोनों के समान हो, वो आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, चाहे सीरियल में हो या सीरियल में ना हो, लेकिन अवयव समान है तो वो समान समुच्चय कहलाएगा। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल और दे दें, जैसे A 1, 2, 3, 1, 2 और B में दे दिया 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3। इसमें 1 और 2 रिपीट हो गया है। अभी अभी इसके पहले हमने बताया था एकल समुच्चय में कि अवयव अगर समुच्चय में 2 बार आ गया है तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। 1 2 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा, 2 2 बार एक ही बार लिखा जाएगा, तो 1 2 3 ही यहाँ पर बचेगा। इसमें भी 1 2 3 है, इसका मतलब ये क्या है, समान समुच्चय। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 5वां पॉइंट, रिक्त समुच्चय। जिसमें एक भी अवयव ना हो, जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक भी अवयव ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। जैसे मंजिला कोष्टक बनाया, इसमें एक भी अवयव नहीं, तो ये आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। अगर इसमें कोई एक अवयव भी आ जाएगा तो एकल समुच्चय हो जाएगा, बताया एकल समुच्चय में ना। या इसको हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं। अगर कहीं पे फाई मिल गया ऐसे बिना ब्रैकेट के,
तो वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। अगर वो ब्रैकेट में कहीं आपको 5 मिल रहा है तब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तब ये आपका एकल समुच्चय बन जाएगा। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा, बिना ब्रैकेट के अगर 5 लिखा है तो आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। अगर ब्रैकेट में लिखा है 5 तो आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? फिर एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, रिक्त समुच्चय में ब्रैकेट में कुछ नहीं होगा। क्लियर है? छठवां पॉइंट, उप समुच्चय। ठीक है, अब उप समुच्चय के बारे में जान लेते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में समुच्चय बी का भी एक अवयव ए कॉमा बी का उप समुच्चय कहलाता है। क्लियर है? देखिए क्या कह रहा है परिभाषा, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है। अगर ए का जो प्रत्येक अवयव है वो समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का क्या कहलाता है? उप समुच्चय कहलाता है। तथा बी को ए का आधी समुच्चय, आधी का मतलब सुपर सेट, ठीक है, कहते हैं। अगर उल्टा इसकी बात की जाए, इसके उल्टे का, तो बी को ए का अधि समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय बी में है तो का एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। अगर बी की बात की जाए तो बी को ए का अधि समुच्चय कहते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल में, जैसे ए सबसेट इक्वल बी, हम कह सकते हैं, मान लो जैसे ए की जगह x होता, बी की जगह y होता, तो x सबसेट y। अब देखिए उप समुच्चय की बात करें तो उप समुच्चय के निरूपण, इसको कैसे निरूपित करते हैं? ए सबसेट बी, ये हो गया। आधी समुच्चय की बात करें, आधी समुच्चय के निरूपण ये आधी समुच्चय का निरूपण हो जाएगा। ठीक है, उल्टा घूम जाएगा इसका मुंह, तो ये आधी समुच्चय का निरूपण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल एक देते हैं, जैसे मतलब इसकी बात करें उप समुच्चय में किस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे ए दिया हो, ए बराबर 1, 2, 3, पहचानेंगे कैसे कि उप समुच्चय है या नहीं। ठीक है, और दिया है बी में 4, 1, 2, 3। ठीक है, देखो ए का बी में है, क्या कह रहा है? ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए का प्रत्येक अवयव एक, यहाँ पर एक है, 2 है, 3 है, तो इसका ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में है तो वो उप समुच्चय कहलाएगा। बी में उसके अलावा कुछ भी लिखा हो, जैसे इसमें 4 लिखा है तो हमसे उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ए से मतलब है। अगर ए का जो अवयव दिया है वो बी में है तो उप समुच्चय कहलाएगा, अगर बी में नहीं है तो उप समुच्चय नहीं कहलाएगा। 7वां पॉइंट है उचित प्रॉपर सबसेट। यदि दो समुच्चय
ए और बी ऐसे हैं कि बी में है लेकिन इक्वल नहीं है, को का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। देखिए क्या कहा परिभाषा आपकी, कह रहा है यदि दो समुच्चय ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ए दिया है 1, 2, 3, 4, 1, 2, दो समुच्चय ए और बी ऐसे समुच्चय है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। तो देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। तो ए का प्रत्येक अवयव है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। मतलब कहने का सेंस यहाँ पे जो ए का मान है, जो ए के अवयव हो वो बी के अवयव के इक्वल नहीं। मतलब इसमें 1, 2, 3 के बाद और संख्याएं नहीं है, जैसे इसमें 4, 5, 6 दिया हुआ है। तो बराबर की अगर बात किया जाए तो बराबर नहीं है, लेकिन अगर आपसे उचित उपसमुच्चय की बात किया जाए तो ए और बी दो ऐसे समुच्चय है जिसका प्रत्येक अवयव, मतलब इसका प्रत्येक अवयव बी में है, तो ये उचित समुच्चय है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम इसको कहेंगे बी डज नॉट इक्वल ए, मतलब बी ए के बराबर नहीं है। और अगर इसकी उल्टा बात किया जाए तो ए इक्वल बी, मतलब ए बी के बराबर है लेकिन बी ए के बराबर नहीं। क्यों ए बी के बराबर, देखो 1, 2, 3 यहाँ है, 1, 2, 3 यहाँ है, जिसका मतलब इसके बराबर है। अगर बी की बात करें तो बी इसके उल्टा जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ मिल रहा है लेकिन 4, 5, 6 नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब बी डज नॉट इक्वल ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको निरूपित कैसे करते हैं वो देख लो, ए उचित उपसमुच्चय बी, इसको इस तरीके से निरूपित किया जाता है। चलिए, आपके समुच्चय के प्रकार जितने थे हमने वो बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं, आपका रोस्टर विधि होता है, सारणीयन विधि होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, रोस्टर विधि और सारणीयन विधि। ठीक है, देखिए एक एक चीजें अगर आपने इसका पॉइंट देख लिया, जो जो चीजें हमने बता दिया है, तो आपका समझ लीजिए समुच्चय का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपसे छूट जाए। अगर जितने हमने बेसिक चीजें आपको जितना बताते चल रहे हैं, इनको एक एक चीजों को आप ध्यान से देखते चलिए, ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमको देखना है रोस्टर विधि और सारणीयन विधि। रोस्टर विधि तथा सारणीयन विधि, दो विधि हैं आपकी, एक रोस्टर एक सारणीयन विधि। ठीक है, दोनों को अलग अलग हम चर्चा कर लेते हैं। रोस्टर विधि के बारे में पहले जान लेते हैं। रोस्टर विधि, देखिए यहाँ पे रोस्टर विधि में क्या होता है, जो शब्दों में लिखे होते हैं, क्या है, जो शब्दों में लिखे होते हैं और उन्हें सारणीयन में प्रदर्शित करना ही
रोस्टर विधि होती है। कहलाती है। क्लियर हो रही है? कहने का मतलब यह है जो शब्दों में लिखे होते हैं, मतलब शब्दों में जो लिखे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो उसकी बात कर रहा है, जो शब्दों में लिखे होते हैं और उन्हें सारणियन में प्रदर्शित करना ही रोस्टर विधि कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा आपका। x सच दैट x एक वर्ग है, यह आपका शब्दों में लिखा मिला आपको। अब इन्हें आप जो है अंकों में प्रदर्शित कर दीजिए तो वो आपका सारणियन विधि हो जाएगा। जैसे कह रहा है x सच दैट x एक वर्ग है, तो अगर हम ये वर्ग की बात कर रहा है तो हम लिख दिए वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखें, x सच दैट क्या है, एक पूर्ण संख्या है। देखिए 0, 1, 2, 3 डैश करके, तो ये आपका पूर्ण संख्या है। इसी तरह कहते हैं x सच दैट x एक प्रकृत संख्या है, तो 1 से स्टार्ट हो जाएगी वो। तो देखो ये आपको शब्दों में लिखा था, इनको अंकों में आपने प्रदर्शित कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, सारणियन में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाएगा, रोस्टर विधि कहलाएगा। क्लियर है ना बात? ये जो लाइन खींचा इसको सच दैट बोलते हैं। एक दूसरी तरीके से इस तरीके से भी लिखा रहता है, अगर 2 बिंदु लिखा है x सच दैट x, तो इसको भी सच दैट ही पढ़ा जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं पे इस तरीके में लिखा मिलेगा, कहीं कहीं इस तरीके से, इसलिए हमने दोनों बता दिया। क्लियर है? चलिए रोस्टर विधि क्लियर हो गई। अब चलते हैं सारणियन विधि के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जो अंकों में लिखे होते हैं उसे रोस्टर में प्रदर्शित करना ही सारणियन विधि कहलाती है। क्लियर है ना? अंकों में लिखे होंगे उसे जो है रोस्टर में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाएगा, सारणियन विधि कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, डाइडस करके ये लिखा है। ठीक है। अब इसे हम किसमें बदलना है, रोस्टर में बदलना है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, x सच दैट x एक क्या है, सम संख्या है, x ग्रेटर देन 10। ठीक है। x सच दैट x एक सम संख्या, देखो 2, 4, 6 डैश डैश करके 10 तक लिखा, तो ये क्या है, आपकी सम संख्या है। ठीक है। तो आपका रोस्टर विधि और सारणियन विधि भी समाप्त हो गई। ठीक है। अब चलते हैं, देखिए इसमें जितने भी पॉइंट्स है आपको सारे बता दिया गया है, वो चाहे टाइप्स ऑफ सेट की बात रही हो, चाहे उसके बेसिक चीजें की बात रही हो, चाहे रोस्टर विधि से सारणियन विधि की बात रही, सारी चीजें आपको बता। अब इसमें क्वेश्चन आपको किस टाइप से मिलेंगे हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। देखिए पहला आपको कह देगा ए डैश क्या है। ठीक है। इसी तरह दूसरा कह दिया बी डैश क्या है, फिर ए माइनस बी डैश या ए माइनस बी, ए यूनियन बी, इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। पांचवा ए इंटरसेक्शन बी, क्या है ये,
इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। ठीक, इंटरसेक्शन को एक दूसरी तरीके से भी डिनोट करते हैं, कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, ये भी इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है। ठीक है, कहीं पर इस टाइप से भी आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आप ये समझिएगा ये क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, पांचवा हो गया। छठा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेन आरेख। ठीक, फिर सातवां आपका लास्ट यक्स इक्साइलॉन, इसका इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आपको हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखिए, ए डैश क्या है, बी डैश क्या है, ए माइनस बी डैश क्या, ए माइनस बी, फिर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। वेन आरेख, यक्स इक्साइलॉन। ठीक है, तो आपका ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गए। अब देखिए ए डैश क्या है उसके बारे में बताते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन तो हम भी बताते चल रहे हैं एक एक। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है u बराबर 1 2 3 4 डैश डैश करके 10 तक, ए बराबर दिया है 2 4 6 8, आपसे पूछा है ए डैश। ठीक है, देखिए यहां पर u जो है इसको हम लोग बोलते हैं समिष्ट समुच्चय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समिष्ट समुच्चय। ठीक है, अब ए डैश क्या है ये निकालना है। ए डैश निकालने के लिए होता क्या है, ए डैश बराबर u माइनस, अगर हम समिष्ट समुच्चय में से ए समुच्चय को माइनस कर दें तो आपका ए डैश आएगा। ठीक है, तो u माइनस ए करेंगे तो देखो u में से हम ए वाले पार्ट को घटा देंगे तो 2 घटेगा, 1 बच रहा है ना, 1 नहीं घट रहा है इसमें है, फिर 2 के बाद 3, 4 घट गया तो 5, 5 के बाद 6 है, यहाँ पे 6 घट जाएगा तो बचेगा 7, 7 के बाद 8 यहाँ पे मिलेगा, 8 यहाँ है, घट जाएगा, बचेगा क्या 9 और लास्ट में 10। ये ए डैश आ गया। क्लियर है ना, आपको ए डैश निकालने के लिए आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, समिष्ट समुच्चय दिया होगा, समुच्चय ए दिया होगा, तो ए डैश पूछा है तो आपको समिष्ट समुच्चय में से समुच्चय ए को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो संख्याएं बचेंगे उनको हम बदले क्वेश्चन में लिख देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लो u बराबर 1 3 5 7 8 12 15 18, b बराबर दिया है 5 12, तो आपसे क्या पूछा, b डैश। जैसे हमने ए डैश वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही b डैश वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b डैश इक्वल टू u माइनस बी, घटा दो, देखो यहाँ से 3 घटा, 1 नहीं घटेगा, 1 बचेगा, 3 घट गया, 5 घट गया, 7 बचा, फिर 8 बचा, फिर 12 घट गया तो 15 बचा, फिर क्या बचा लास्ट में। क्लियर है, बी डैश का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 2 4 6 8, ए माइनस बी, आपको ज्ञात करना क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, तो अब देखिए ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी बराबर ए में से बी घटाना है, तो हमने ए में से बी घटा दिया तो 2 घट गया, 1 नहीं है, 1 नहीं घटा तो 1 बचा, 2 घट गया, 3 बचा, 4 घट गया, 5 बचा। अब इसके बाद हमें बी में क्या बचा है उससे मतलब नहीं है, जो ए में बचा है उसको हमें ध्यान देना है। हम ए में से अगर बी घटा रहे हैं तो हमें ए से बी को घटाने के बाद ए वाली संख्या में जो बच रहा है उसको लिखेंगे, बी का नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ए माइनस बी कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिख भी दे रहा हूं, जो ए में बचेगा वही
होगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछ लिया होता, इसमें एक क्वेश्चन और बन गया होता और बोल के बोल दिया होता b माइनस ए माइनस बी ज्ञात करो और b माइनस ए ज्ञात करो, तो क्या होता b माइनस ए में b माइनस ए बराबर, देखो अब b में से एक घटाओगे तो b से a को घटाओगे तो b से a घटाने के बाद जो संख्या बचेगी, जैसे देखो 2 है घट गया, 4 है घट गया, यहाँ पे 6 नहीं है नहीं घटा, 8 नहीं है नहीं घटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6,8, तो ये b माइनस ए हो गया। हमने b में से a को घटाया तो b में जो बचेगा उसको लिखेंगे, a का नहीं लिखेंगे। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो b में बचेगा वही, क्लियर है। चल देखिए, अब आपसे कह दिया a यूनियन b ज्ञात करो। ठीक है, मान लो a बराबर 1 2 3 5, समुच्चय b बराबर दिया है 2 3 5 6। आपको a यूनियन b ज्ञात करना है। देखिए देखिए, जब a यूनियन b ज्ञात करने की बात हो तो समुच्चय a और समुच्चय b में जितने अवयव होते हैं, हम सारे अवयवों को, दोनों के अवयवों को मिला के लिख देंगे तो वो a यूनियन b कहलाएगा। फिर से समझ सुनिएगा, a यूनियन b ज्ञात करने के बोला है तो a और b समुच्चय के जो अवयव होंगे दोनों को मिला के हम लिख देंगे, वो आपका a यूनियन b कहलाएगा। ठीक है, जैसे a इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, उतार देंगे, 2 है 2 उतरेगा, 3 है 3 उतरेगा, 5 है 5 उतरेगा, 7 है नहीं है तो भी उतरेगा। ठीक है, जो इसमें a में है वो b में है तो एक ही बार लिखा जाएगा, ये नहीं कि हमारा a में भी है b में है तो दोनों को लिखेंगे। हमने इसके पहले भी बताया है कि आपका कोई भी अवयव 2 बार या 3 बार हो रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, इसीलिए 2 बार, यहाँ पे 2 यहाँ पर भी था तो हमने एक बार लिखा, 3 यहाँ है 3 यहाँ है तो एक बार लिखे, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, यहाँ पे एक बार लिखा। ठीक है, उसके अलावा अगर नहीं मिल रहा है, जैसे 1 नहीं मिल रहा तो उसको भी लिखेंगे, 7 नहीं मिल रहा था उसको भी लिखेंगे। यही होता है a यूनियन b का मतलब कि a के सारे अवयव और b के सारे अवयव को साथ में उठा के रख दिया जाए तो a यूनियन b कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान लो a बराबर और b बराबर दिया 4 7। ठीक है, और आपसे कहा है a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना। क्लियर, समुच्चय a बराबर दिया है 2 4 6, समुच्चय b बराबर 3 4 7। आपसे a इंटरसेक्शन b पूछा है। देखिए a इंटरसेक्शन b में जो दोनों समुच्चय में कॉमन होती हैं, a के और b के जो दोनों में कॉमन मिलेंगे सिर्फ उन्हीं को लिखा जाएगा। जैसे देखो 4 यहाँ है 4 यहाँ है, ठीक है, उसके अलावा क्या है हमसे मतलब नहीं, दोनों में जो कॉमन मिल जाएगा वो a इंटरसेक्शन b कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल इसमें देख लो, मान लो a बराबर दिया है 1 2 4 5 6, b बराबर दिया है 2 3 4 5। अब a इंटरसेक्शन b पूछा है, a इंटरसेक्शन b देखो दोनों में जो कॉमन है, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 उतारेंगे, उसके बाद 3 है नहीं है नहीं उतारेंगे, 4 है उतार लो, 5 है उतार, तो ये a इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा b हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन में, इंटरसेक्शन b यूनियन c आपको ज्ञात करना है। a इंटरसेक्शन ब्रैकेट में b यूनियन c दिया है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक, मान लो a बराबर आपको दिया है 2 3 4, b बराबर दिया है 5 7, समुच्चय c बराबर मान लो दिया है
2, 3, 4। ठीक है। जब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी का मान निकाल लेंगे। बी यूनियन सी बराबर, ठीक है। तो बी यूनियन सी देखेंगे। बी यूनियन सी देखिए, हमने अभी आपको बताया था यूनियन वाला क्या है, दोनों में जो मिलेगा, जो नहीं मिलेगा सबको उठा के रखेंगे। देखो 3, 2, 4, 5, 7 ना, क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 7। ठीक है, ये यूनियन वाला हो गया। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी याद करना है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी याद करना है। तो अब देखो ए और बी यूनियन सी, अब हम इसमें देखेंगे ए से इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हमने इंटरसेक्शन में बताया था दोनों में कॉमन 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, उसके अलावा कुछ हो या ना हो उससे हम लोग, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान। ठीक है, क्लियर है। चल, अब जितने टाइप्स के क्वेश्चन थे आपके सारे हो गए हैं। अब आते हैं वेन आरेख में, ठीक है। वेन आरेख में किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे वो देखते हैं। देखिए पहला ए यूनियन बी की बात की जाए तो ये आपका पूरा समष्टि है, इसमें ये ए है, ये बी, ये ए है, ये बी। यूनियन की बात किया जाए सभी, ये आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये आपका मान लो समष्टि दिया है, ये ए है, ये बी, इन दोनों का कॉमन ए और बी में जो कॉमन होगा वो आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, क्लियर है ना। वेन आरेख वाला भी पहला देखिए ए यूनियन बी की बात किया था, तो ए यूनियन बी में सभी होंगे, जो ए में है जो बी में है सभी को मिला के हम लिखेंगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन, तो देखो ये दोनों का कॉमन वाला पॉइंट है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ठीक है, अगले में चलते हैं। तीसरा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बी सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद बी, ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी की बात किया जाए तो दोनों बी और सी में ये कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो ये आपका क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन की बात किया जाए बी इंटरसेक्शन और ए का पूरा, ठीक है, ए का पूरा और ये इंटरसेक्शन वाला इतना भाग लिया जाएगा, यूनियन वाले में वही हो जाता है ना। चलिए चौथा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी।
ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये कॉमन वाली वैल्यू जो इसमें कॉमन है, इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं ना, तो ए और बी का कॉमन ये है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन सी, तो मतलब ये पूरा इसके साथ हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है। आपका जो वेन आरेख में जिस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ये इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, वो भी आपको बता दिया। क्लियर है। चलिए अब देखिए, आपका समुच्चय में जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनने थे, जितने भी टाइप्स थे, समुच्चय के प्रकार थे, वो बता दिया। जो बेसिक चीजें थे वो भी आपको हमने सारी बता दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज मिलेगा। ठीक है।